क्लास पहले मैंने आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दिया पूरा कि हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा रिटन बाय J.F. लैम, जो कि आपके हीरोज़ के पार्ट में आता है इन बुक 2 एंड चैप्टर नंबर 2। उसमें क्या हो रहा है, ठीक है, क्या क्या उसका जो मेन इवेंट्स हैं वो क्या हैं, वो मैंने आपको हाईलाइट शुरू में दे दिए ताकि आप लोगों को चैप्टर समझने में आसानी हो, आपको कोई चीज़ मुश्किल ना लगे। बाकी जितनी आप लोगों की सजेशंस थी वीडियो के लिए, उन तमाम सजेशंस को मैंने अप्रिशिएट किया और उनको मैंने अच्छे तरीके से कोशिश की है कि मैं इस वीडियो के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकूं ताकि आप लोगों को ये चैप्टर बेहतर तरीके से समझ आ सके, आपकी कॉम्प्रीहेंशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो सके। चलिए क्लास, आप सब लोग भी अपने चैप्टर निकाल लें, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। हम अब इसकी रीडिंग करेंगे बिट बाय बिट, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इस पूरे चैप्टर को और आपने अपनी बुक के साथ इसको फॉलो अप करते रहना है ताकि आपको अच्छी समझ आए इस चैप्टर की। अच्छा, if a giant were to pick England up and put it down in the middle of the Sahara Desert, we should have quite a task to find it. The full Sahara area, stretching almost the complete width of North Africa, is many times the size of Great Britain. क्लास 3 चीज़ें जो आप लोगों को समझनी है सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। एक है ग्रेट ब्रिटेन, एक है यूके और एक है इंग्लैंड। ग्रेट ब्रिटेन को हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ठीक है। जो कॉलोनियल टाइम्स थे, जिस तरह मैंने आप लोगों को रेफर किया है पहले भी कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था दैट वाज रूल्ड बाय द कॉलोनियल लेगेसी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। तो ये कॉलोनियल टाइम के अंदर हम इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते थे। इट वाज नोन एज द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर, जिसके बारे में एक बड़ी मशहूर लाइन है जो कही जाती है कि द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। वो ब्रिटिश एम्पायर पुराने टाइम का, जो कॉलोनियल टाइम का था, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को रूल कर रहा था। और दूसरी तरफ हम ग्रेट ब्रिटेन को देखते हैं कि बिल्कुल इंग्लैंड के साथ आपके पास आयरलैंड है। आयरलैंड इज अ कंट्री जो कि बिल्कुल इंग्लैंड के साथ है। जब 1940 से पहले का जो टाइम है, आई थिंक सो इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1889, ठीक है। उससे पहले का जो टाइम है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आयरलैंड भी शामिल था, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको इंडिपेंडेंस मिल गई, वो लोग अलग हो गए, ठीक है। ये तो बात थी ग्रेट ब्रिटेन की। अब हम बात करते हैं यूके की, ठीक है। यूके है क्या? इट इज यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर इंग्लैंड तो आता ही आता है, उसके साथ कुछ पार्ट्स ऑफ आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, ठीक है। ये सब जो प्लेसेस हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं? यूके बना रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड इज स्पेसिफिकली इंग्लैंड, ठीक है। उसमें हम स्कॉटलैंड को काउंट नहीं करते और कुछ एरियाज जो आयरलैंड के हम उसको काउंट नहीं करते, हम स्पेसिफिकली इंग्लैंड की तरफ रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को इसलिए समझाना जरूरी था क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उसने ग्रेट ब्रिटेन का वर्ड यूज किया है, फिर उसने इंग्लैंड के बारे में बात की है, तो आप लोगों को शायद इतना आइडिया ना हो, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। कहते हैं कि अगर इंग्लैंड को सहारा में रख दिया जाए, ठीक है, वैसे एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है कि अगर इफ इंग्लैंड वर टू पिक इट अप एंड पुट इनटू द मिडल ऑफ सहारा, तो आप लोगों को इंग्लैंड को ढूंढना भी बहुत बड़ा काम होगा। मतलब राइटर जो है वो रेफर कर रहा है कि सहारा बहुत बड़ा है, इट इज अ वेरी वास्ट लैंड एंड इफ वी हैव टू पिक अप इंग्लैंड एंड पुट इट इनटू द सहारा, इट वुड बी क्वाइट अ जाइगेंटिक ह्यूमंगस टास्क टू फाइंड इंग्लैंड। अब आपको समझ आई होगी कि सहारा कितना बड़ा है। और जो हमारा कैरेक्टर है रॉबर्ट क्रिस्टोफर, वो नॉर्थर्न अफ्रीका से अपना सफर स्टार्ट करता है। उसने जाना कहाँ है? उसने जाना है टिम्बकटू में, ठीक है, जो कि सेंटर है सहारा का, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। अब आ जाए आप लोग सेकंड पैराग्राफ के ऊपर। अबाउट हाफ ऑफ दिस जाइगेंटिक एरिया एज मेनली अंडर फ्रेंच कंट्रोल। जाइगेंटिक का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। फ्रेंच कंट्रोल में आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि ये टाइम जो है वो 1956 का है, जब ये क्रिस्टोफर जो है, रॉबर्ट क्रिस्टोफर अपना सफर करता है, फ्रेंच कंट्रोल में था, ठीक है। सारा जो अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो फ्रांस ने कंट्रोल कर रखा था उसको। वेरी रिसेंटली इंडीड द डिस्कवरी ऑफ ऑयल बीनीथ द सैंड हैज बिगन टू ब्रिंग चेंजेस, बट लेस देन 3 years ago most of the area had for countless years consisted of immense stretches of barren sand, intensely hot during the day with few water wells and little vegetation. अच्छा क्लास, जब कोई कंट्री, जब कोई एम्पायर
किसी दूसरे कंट्री को कॉलोनाइज करता है तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई रीजन होती है। जैसे कि जो ब्रिटिश राज था वो इंडिया को क्या कहता था, इट इज अ गोल्डन स्पैरो, ठीक है, इसलिए वो यहाँ पर आए थे। यहाँ का जो जितने भी फाइनेंसेस थे उन्होंने उसको एग्जॉस्ट किया, ठीक है, और वो अपने मुल्क में ले गए। और होने क्या लगा कि इंडिया जो था वो दिन ब दिन जो है वो रिग्रेशन की तरफ जा रहा था, और जो यूके था, सॉरी जो ग्रेट ब्रिटेन था, वो प्रोग्रेशन की तरफ जा रहा था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर फ्रेंच ने क्यों कंट्रोल किया हुआ था, उसके पीछे रीजन थी ऑयल रिजर्वायर्स थे अफ्रीका के अंदर, और उनके ऊपर कब्जा करने के लिए फ्रांस ने जो है इसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। Less than 3 years ago, most of the area had for countless years consisted of immense stretches of the barren sand. Instead, hot during the day with few water wells and little vegetation, large parts were almost uninhabited. In other parts, there were just a few towns, very widely scattered, and occasionally wandering tribes of Arabs or Berbers. क्लास, इस पैराग्राफ के अंदर राइटर जो है वो थोड़ा सा हमें सहारा से रिलेटेड हमें थोड़ा सा उसका एक ओवरव्यू दे रहा है कि सहारा एरिया कैसा है, जो डेजर्ट एरिया है वो है कैसा, ठीक है। वहाँ पर वो ये बता रहा है कि चूंकि 1956 में आप लोगों को पहले भी रेफर कर चुका हूँ, ये वो टाइम था जिस वक्त फ्रांस ने जो है वो कंट्रोल ले रखा था इस पूरे एरिया का, अफ्रीका का। और अगर हम देखें कि ये जो कॉलोनाइजर्स थे, जो रूलिंग लीड थी, वो क्यों अफ्रीका में आई थी, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई डिड दीज रूलिंग लीड द फ्रेंच, व्हाई डिड दे कम टू अफ्रीका, द रीजन वाज द रिजर्वायर ऑफ ऑयल। अफ्रीका जो है वहां पर बहुत ज़्यादा रिजर्वायर्स थे ऑयल के, इस वजह से ये लोग यहाँ आए और इन लोगों ने यहाँ पर आके इसको कॉलोनाइज कर लिया और वहाँ से जो है वो फाइनेंसेस को एग्जॉस्ट करने लगे, रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करने लगे। सेम चीज़ हम लोग देखते हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जो यूनाइटेड इंडिया था वहाँ पर ब्रिटिशर्स क्यों आए थे, क्योंकि वो अपने फाइनेंसेस को एमेल्योरेट करना चाह रहे थे, ठीक है। और ब्रिटिश राज जो था वो इंडिया को कहता था इट इज़ जस्ट लाइक अ गोल्डन स्पैरो, ठीक है, जिस तरह से वो जो सुनहरी या सोने की जो एक परिंदा होता है, इस तरह से उसको कंसिडर किया जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता से क्या होने लगा, जब कॉलोनाइजर्स किसी लैंड में आते हैं और वो कॉलोनाइज करते हैं तो वो जो कंट्री कॉलोनाइज कर रहा होता है वो प्रोग्रेस करने लगता है, और जहां पर कॉलोनाइजेशन होती है वो रिग्रेशन की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के दिल के अंदर एक कंटेम्प्ट, एंगर और गुस्सा, ये तमाम चीज़ें भी फीलिंग्स आती हैं। तो उस टाइम की बात है 1956 की, जिस वक्त कॉलोनाइजेशन चल रही थी। उस टाइम जो है वो एरिया कैसा था, मतलब सहारा कैसा था, सहारा डेजर्ट कैसा था। तो राइटर कह रहे हैं कि बहुत कम ऐसे ओएसिस थे, यानी कि नखलिस्तान थे, जहाँ पर जो है पानी वगैरह और वेजिटेशन वगैरह अवेलेबल थी। उसके अलावा जो है पूरा सहरा जो था वो एक मौत को रिफ्लेक्ट कर रहा था। इट वॉज सो डेडली एंड हॉरेंडियस, ठीक है क्लास। अब हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। हार्डली द लैंड वन वुड थिंक इन विच टू गो हिच हाइकिंग। क्लास, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लोग कोई स्कॉटलैंड जाना चाह रहा है, कोई स्विट्जरलैंड जाना चाह रहा है, कोई नॉर्वे जाना चाह रहा है, कोई स्वीडन जाना चाह रहा है, लेकिन ये सहारा जाना और वो भी हिच हाइकिंग करते हुए जाना एक बड़ी अजीब सी अचंभे वाली बात है। अब हम आगे देखते हैं कि एक्चुअली व्हाट became the reason for Mr. Robert Christopher that led him to his journey for Timbuktu. अच्छा, hitchhiking. Yet this was just the mode of travel that Robert Christopher, a young American, decided to adopt in the Sahara crossing, which he began in 1956. अब जो राइटर है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है मिस्टर रॉबर्ट क्रिस्टोफर को, जो 1956 के अंदर अपना सफर स्टार्ट करता है। कहाँ के लिए? सहारा के लिए। और ये एक यंग अमेरिकन है। क्लास, कंसिडर करें, एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ हमारे पास सहारा आ जाता है, ठीक है। तो अमेरिका एंड देन मूविंग टू सहारा, इट इज a huge difference between both of the continents. Both are different continents, ठीक है। very remote from USA to Sahara. It's very remote, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या रीजन थी, क्या मोटिवेशन थी कि वो टिम्बकटू या सहारा जाना चाहता था। When he was a child, every time he was naughty, his foster mother used to threaten to send him to Timbuktu, an ancient city in the heart of French Africa. Instead of allowing him
The idea roused him a keen desire to see the distant place. अच्छा, अब बच्चों की एक साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, हर बच्चे की डिफरेंट साइकोलॉजी होती है, इस तरह हर इंसान की एक डिफरेंट साइकोलॉजी होती है। इस तरह से ये जब बच्चा था तो इसकी जो फॉस्टर मदर, मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो रज़ाई माँ होती है या जिसको आप कह सकते हैं नैनी, जो उसको देखभाल इसकी करती थी, जब क्रिस्टोफर उसको बहुत ज़्यादा तंग करता था, ही यूज्ड टू बी सो नॉटी एट टाइम्स, तो वो क्या करती थी, वो उसको थ्रेटन करती होती थी कि इफ़ यू वुड बी डूइंग दिस थिंग आई एम गोइंग टू सेंड यू टू टिम्बकटू। ठीक है, वो उसको थ्रेटन करती थी कि अगर तुम शरारतें करोगे तो मैं तुम्हें टिम्बकटू भेज दूंगी। अब वो क्यों कहती थी कि टिम्बकटू भेज दूंगी, इसके पीछे मैं रीज़न मैं आपको पहले भी जरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा एट लेंथ में आपको बताऊंगा। वो इसलिए कहती थी कि टिम्बकटू इज नॉन एज द लैंड ऑफ द डेड। ठीक है, इट्स अ डेजर्ट, इट्स अ वेरी डेडली, वेरी हॉरेंडियस काइंड ऑफ अ डेजर्ट। ठीक है, वेयर इफ यू गो विदाउट अ गाइड और इफ यू डू नॉट हैव वाटर रिजर्वायर्स विद यू, सो यू आर गोइंग टू बी डेड। ठीक है, तो इसलिए वो उसको रेफर करती थी कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू लीव योर मिस्टेक्स और वट एवर, सो देन आई एम गोइंग टू सेंड यू टू टिम्बकटू। अच्छा, इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग हिम द आइडिया, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हर इंसान की एक डिफरेंट नेचर होती है, तो वो इस चीज से डरा नहीं, उसको मोटिवेशन मिली कि मुझे टिम्बकटू जाना है। मतलब वो सारा बचपन यही सुनता रहा, तुमने शरारत की, मैं तुम्हें टिम्बकटू भेजना है, तो वो ये सुनते सुनते जो है जवान हुआ है। ठीक है, तो उसकी ये डिजायर हो गई कि उसने टिम्बकटू जाना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ क्लास देखते हैं। By the time he was a young man, he was firmly gripped by the wanderlust. His first adventure was to go around the world at the cost of $80. After this, he determined that the next journey should be travel right across the Sahara from Algiers. ठीक है, from Algiers on the north coast of Africa. Algiers to north coast of Africa and then to Timbuktu. ठीक है, which is near the river Niger in the extreme south of the Great Desert. अच्छा क्लास, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये जवान हुआ तो उसको ख्वाहिश हुई, was a wanderer kind of a person who used to wander, he used to be a very adventurous person. ठीक है, who loved to travel across the world. तो उसको ट्रैवल करने का बहुत शौक था। पहले वो जो है हिच हाइकिंग करते हुए ही हैड काइंड ऑफ जर्नी टू द वर्ल्ड इन ओनली इन $28। ठीक है, उसके बाद जो है उसने सोचा कि उसने किधर से, फ्रॉम अल्जीरियस, ठीक है, टू द कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड देन टू टिम्बकटू। उसने अपने माइंड में एक स्कीम बना ली कि वो ऐसे ट्रैवल करेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ क्लास देखें आप लोग, बुक्स को फॉलो करें, बुक्स को अपने सामने रखें। The Trans-Sahara journey began at a little town, Bosada, known to natives as the port of the Sahara. For it is here that the desert really starts. Christopher discovered that a desert truck was leaving for the south shortly, and he arranged with the driver to be given a lift as far as it went. क्लास, अब इसका जर्नी, डेजर्ट का जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से वो डेजर्ट की जर्नी उसकी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जो बंदरगाह थी, कौन सी बंदरगाह थी, ट्रांस-सहारा जर्नी बिगेन एट अ लिटिल टाउन बोसादा नॉन टू नेटिव्स एट द पोर्ट ऑफ द सहारा। बोसादा जो है वो एक्चुअली पोर्ट है, एक बंदरगाह है, वहां से डेजर्ट स्टार्ट होता है। तो बोसादा इज द फर्स्ट एरिया और अ टाउन फ्रॉम वेयर द डेजर्ट्स गोना स्टार्ट। ठीक है, तो बोसादा से वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, और जब वो बोसादा पहुंचता है, जाहिर है वो अमेरिका से तो प्लेन पे आया होगा, जब वो बोसादा पहुंचता है यहाँ से इसने अपनी हिच हाइकिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ से जो सहारा डेजर्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। चलें क्लास, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। द कंडीशंस वर एगोनाइजिंग। 3 men, driver, greaser and passengers, sat side by side in front seat, traveling at a bare 32 km an hour, while the temperature rose steadily. In 2 hours, a flask of cold water became hot enough to make tea. अच्छा क्लास, अब जो एगोनाइजिंग किस्म की जो सिचुएशंस हैं जो आप डेजर्ट में फेस करते हैं, अब राइटर जो है उसकी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कितनी गर्मी है। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि जो ट्रक है, जाहिर सी बात है, जो जब उसने सैंड के ऊपर चलना होता है, इट्स काइंड ऑफ अ वेरी स्लिपरी पाथ, तो वो 1 घंटे के अंदर सिर्फ 32 किलोमीटर तय कर रहे हैं। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, और राइटर ने बड़े मजे की बात बताई है सिचुएशन को आपके सामने लाने के लिए। उसने कहा कि अगर बहुत ठंडा पानी भी होगा, ठीक है,
तो वो 2 घंटों के अंदर इतना गर्म हो जाएगा कि उससे चाय बनाई जा सके, मतलब वो पानी खोलने लगेगा, इस हद तक वहां पर गर्मी थी। Presently, next paragraph class. Presently, a fast-moving weapon carrier overtook them. Christopher stopped it and begged the lieutenant in charge to relieve him from the misery of slowly baking to death at 20 miles an hour. The lieutenant pointed out the strict military regulation forbade the carrying of civilians. Christopher replied by producing a permit from the War Ministry giving him permission to join the French Foreign Legion for a short period in order to collect material for an article. The permission had later been withdrawn, but fortunately the lieutenant did not turn the paper over, see the cancelled stamp. अच्छा क्लास, जाहिर सी बात है जब आप इतना आहिस्ता से ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब 32 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है कि ही वाज स्लोली बीइंग बेक्ड टू डेथ। वो ये नहीं चाह रहा था कि वो आहिस्ता से चलें कि वो इस गर्मी में मर ही जाए। तो उसने एक और ट्रक को, एक लेफ्टिनेंट जो था उसको उसने रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ जाना चाहे ताकि वो स्पीड से पहुंच जाए। लेकिन जो आर्मी ट्रक होते हैं उसके अंदर एक सिविलियन जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन किसी एक पॉइंट में रॉबर्ट क्रिस्टोफर एक पार्ट रहा था फ्रेंच लेजन का, तो उसने अपना एक कैंसल्ड कार्ड दिखाया, जो कि आर्मी ने कैंसिल कर रखा था, लेकिन वो उसने कार्ड दिखाया। लेकिन फॉर्चुनेटली उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो लेफ्टिनेंट था उसने उसके बैक साइड से नहीं देखा और उसने उसको इजाज़त दे दी, और इस तरह से उसकी हिच हाइकिंग स्टार्ट हुई। क्लास स्टार्ट कहाँ से हो रही है? बोसादा से स्टार्ट हो रही है। बोसादा इज द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम वेयर रॉबर्ट क्रिस्टोफर इज स्टार्टिंग हिज जर्नी। ही वाज ड्रॉप्ड एट द टाउन ऑफ गार्दिया। अब हम ये देखेंगे कि बोसादा से वो गार्दिया में आ गया है, ठीक है। गार्दिया इज द सेकंड टाउन आफ्टर बोसादा, ठीक है, सहारा में। He was dropped at the town of Gardia, a typical desert, except that the flies are even more numerous and stickier than they are anywhere else. अच्छा, गार्दिया जो प्लेस है इसकी जो सबसे बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? यहाँ पर ऐसी मक्खियाँ हैं जो चिपक जाती हैं, चिपकने वाली मक्खियाँ हैं, ठीक है, जो हर चीज़ के ऊपर आके बैठ जाती हैं और वहीं पर चिपक जाती हैं, ठीक है। Anything that has the remotest relationship with food, Christopher states, he constantly and completely covered with flies. कोई ऐसी चीज़ इसका बहुत दूर से फूड के साथ ताल्लुक हो, ग़ज़ा के साथ ताल्लुक हो, मक्खियाँ उसको छोड़ेंगी नहीं और उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगी। मतलब कोई भी ऐसी चीज़, मतलब जो खाई जा सके, मक्खियाँ जो हैं वो उसको कवर अप कर लेंगी। They have no hesitation in following the food right into the mouth, and I had to be vigilant until each mouthful was safely behind my teeth. I saw many children on the streets, but I got only a vague idea of what they looked like, for they all wore a mask of flies. इतनी फ्लाइज, इतनी मक्खियाँ थी वहाँ पर कि वो मक्खियाँ जब आप फॉर एग्जांपल खा रहे हैं कुछ, ठीक है, तो आपके खाते खाते वो आपके फूड के साथ चिमट जाएंगे और बड़ी मुश्किलों से आपको ऐसे इस तरीके से खाना खाना है कि वो फ्लाइज जो हैं वो आपके मुंह में ना चली जाए। मतलब वो इस चीज़ से भी नहीं घबराती हैं कि वो किसी के मुंह में चली जाएंगी, दे आर गोना फॉलो यू। और उसके अलावा उसने रॉबर्ट क्रिस्टोफर कहता है कि मैंने बच्चों को देखा जो कि इधर उधर फिर रहे थे, लेकिन मैं बच्चों को पहचान नहीं सका कि बच्चे किस तरह से किसी डिफरेंट है, क्योंकि बच्चों के मुंह जो थे वो फ्लाइज से कवर थे। पूरी मक्खियाँ जो थी वो उनके चेहरे को कवर करके बैठी हुई थी। अच्छा क्लास, इट्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। He was about to continue his hitchhike to the south in the leisurely manner that was so typical of the desert. On the day of his arrival, he discovered that there was a truck due to leave at once for Algolia. अच्छा, अब उसको पता चला कि एक ट्रक जो है वो एल्गोलिया जा रहा है। फर्स्ट इट वॉज बोसादा, देन इट वॉज गार्दिया, एंड देन इट वॉज अल्गोलिया, ठीक है। अब जो ट्रक है वो अल्गोलिया की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसको पता चलता है। This truck was a new and powerful one and carried all kinds of goods, pins and needles, sewing machines, pots and pans, machine parts, it weighed 10 tons. अच्छा, अब वो ये बता रहा है कि वो ऐसा ट्रक था जिसके अंदर जो नीडल्स वगैरह और स्विंग मशीन्स वगैरह ये चीज़ें पड़ी हुई थी, ठीक है, और उसका जो वजन था वो 10 टन्स था, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें क्लास। It was difficult traveling at times. The sand had become too soft to bear the weight of the heavy truck. It was then necessary to stop at once. If the wheels had been allowed to spin, they would have dug themselves deeper. Then foot strips of steel mesh were dragged from the truck and placed together to take a runway for the wheels to bide on the truck. When it reached harder ground, the strips were collected up and dragged forward to the waiting truck. Christopher performed useful service in helping the greater with this
आर्डुअस ऑपरेशन। अच्छा, अब वो ट्रक जो था वो था तो बड़ा पावरफुल और बड़ी स्पीड से जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसी जगह आती हैं जहाँ पर स्लिपरी ड्यून्स आ जाते हैं, सैंड ड्यून्स आ जाते हैं, मतलब वहाँ पर सैंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो उससे ये होता है कि जब ट्रक चल रहा होता है तो वो स्लिप करने लग जाता है, ठीक है, सैंड मैश जिसको कहते हैं, ठीक है। तो सैंड मैश को अवॉइड करने के लिए क्या, एक पूरा का पूरा एक वो इसने इसको रेफर किया हुआ है कि हमारे पास कुछ स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, उन स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर से ट्रक को गुजारा जाता है ताकि अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू की जा सके। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। द ड्राइवर एडेड टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ द जर्नी बाय रिलेटिंग डिटेल्स ऑफ अ रीसेंट केस इन विच 3 English people had attempted to cross part of the desert in a car with 1 day's water supply. The car had become stuck in a sand dune, and 3 days after the bodies were found dried up like leaves. They had drained the radiator in the desperate thirst, and one of them tried to drain the oil from the crankcase. Hantout had been one of the search party, and his pair is listener none of the grim details. अच्छा, जब वो उस ट्रक पे जा रहा होता है तो जो ट्रक वाला होता है, जो ड्राइवर होता है, वो उसको एक वाक्य सुनाता है कि 3 अंग्रेज जो थे वो एक दिन के वाटर सप्लाई के साथ वो लोग जा रहे थे, ठीक है, डेजर्ट में सफ़र कर रहे थे। तो होता ये है कि उनका पानी ख़त्म हो जाता है और उनको इतनी शदीद, क्योंकि क्लास आप देखो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जब इतनी ज़्यादा गर्मी होगी तो आपको प्यास भी, जब पसीना आपको आएगा आपको प्यास भी लगेगी, ठीक है। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो इस कदर उनको शदीद प्यास लगती है कि जो रेडिएटर में पानी होता है वो भी वो लोग पी जाते हैं। उसके अलावा एक जो है वो प्यास से बचने के लिए क्या करता है कि जो क्रैंक केस होता है जहाँ पर ऑयल रिजर्वायर होते हैं गाड़ी के, वो ऑयल रिजर्वायर भी पी जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बचते और वो तीनों मर जाते हैं। इतना डेडली है ये डेजर्ट। दिस डेजर्ट इज सो डेडली इफ यू डू नॉट हैव अ सप्लाई ऑफ वाटर। अगर आपके पास इनफ सप्लाई वाटर की नहीं है और अगर आपके पास एक अच्छा गाइड नहीं है, यू आर श्योरली गोइंग टू बी डेड। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द स्टोरी क्लास। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपको मोटिवेशन लेनी है, इसलिए नहीं कि आप भी उठ के टिम्बकटू चले जाएं। आपको मोटिवेशन ये लेनी है कि आप लोग जिंदगी में किस तरह हार्ड वर्क करते हैं अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए। The story came vividly to Christopher's mind on the second morning. The greaser announced that one of the 2 goatskin bags of water had burst during the night. Even if everything went well, the rest of the journey would not be pleasant. अच्छा, जब वो ट्रक चल रहा है तो वो कहते हैं गोट स्किन के साथ, जिस तरह से मशकीज़े होते हैं, ठीक है, मशकीज़ा जो होता है पानी वाला, एक जो है वो फट जाता है, मतलब 3 मशकीज़े होते हैं, एक फट जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उनका जो वाटर सोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं, जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। तो अब वो राइटर जो है वो ये कह रहा है कि अगर हर चीज़ ठीक भी चलती है उसके बावजूद भी उनके पास अब पानी बहुत कम है, एंड दे हैव टू थिंक अबाउट इट। क्लास, अब न्यू पैराग्राफ के अंदर हम देखते हैं एन आउटपोस्ट फॉर द वाटर सप्लाई वाज फाउंड ऑन वन ऑफ क्रिस्टोफर्स मैप्स एंड दे सेट ऑफ टुवर्ड इट। क्लास, आप देखिए, फॉर एग्जांपल यू आर ट्रैवलिंग इन अ डेजर्ट, यू नीड टू हैव अ मैप ऑफ सहारा। आपको सहारा का मैप चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैप चाहिए? क्योंकि इन द मैप आपको वाटर रिजर्वॉयर्स पता चल जाते हैं, मतलब कहाँ कहाँ कुएं, और कुएं से आपको पानी मिलेगा। और अगर आपके पास मैप है, इसका मतलब है कि आप मौत की जो भूल भुलैया है उससे आप बच जाएंगे इस डेजर्ट से, ठीक है। अच्छा, and they set off towards it. By dawn they had gone 50 miles and dug out of 5 more sand dunes. Christopher was sick with thirst, and to add to his misery, he had jumped barefooted from the driver's cabin on the occasion, not realizing the intense heat of sand. It was as if he had jumped into a bed of hot coals. With a scream of pain, he hopped back into the truck. अब वो लोग वाटर रिजर्वायर की तरफ पहुंच रहे तो थे कि जहाँ पर कुआं था, ठीक है, जो कि उसने मैप के ऊपर दिखाया था, सहारा के मैप के ऊपर उसने वाटर रिजर्वायर दिखाया था कि यहाँ पर है, और वो लोग उस तरफ को मूव कर रहे थे। लेकिन प्यास की इस कदर शिद्दत महसूस हुई रॉबर्ट क्रिस्टोफर को कि उसको कुछ समझ नहीं आया और उसने ट्रक से नीचे छलांग लगा दी। और जैसे उसने ट्रक से नीचे छलांग लगाई, उसको ऐसे लगा कि जैसे कोयले ही कोयले हों और उनके ऊपर वो गिर गया हो। इस कदर शदीद गर्मी उसको लगी कि वो जब दोबारा वापस आया तो वो ही वॉज नॉट कॉन्शियस, ठीक है, वो ज़रा बेहोशी की, नींद बेहोशी की हालत में था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। मीनवाइल हिज थर्स्ट ग्रू फियर्स। Everything was dead and dry and hot. My mind was foggy. I was on fire. The inside of my head felt dried up, and my lungs hurt from the hot air. There were times when I tried to make myself faint, but my head was pounding
with such a pain that kept me conscious. अब वो ये वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ से आपको डेजर्ट की जो एक आइसोलेशन, हॉरेंडिटी और जो इसकी सफरिंग है वो आपको यहाँ से पता चलती है। वो कहता है कि इतनी गर्मी थी कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा।